हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग रोटेशनल मोशन में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने टॉर्क के बारे में समझा था और इसके साथ साथ हम लोगों ने टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। ठीक, अब रोटेशनल मोशन में हमारी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे वन स्टेप आगे ही बढ़ेगी और आपको ही पता है कि इसके आगे आने वाला क्या है। जैसा कि आप लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ा है तो लीनियर मोशन के तर्ज पे ही ये चैप्टर चल रहा है, यानी जैसे लीनियर मोशन आगे बढ़ रहा था वैसे ही ये भी आगे बढ़ रहा है। जैसे आप लोगों ने जब लीनियर मोशन पढ़ा तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? तो उसके बाद वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ लिया तो उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ा, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स पढ़ा। अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो इसका मतलब 100% वर्क आएगा, है ना। वीआर डिस्प्लेसमेंट हो गई है, फोर्स लग चुका है, तो क्या आएगा? वर्क। और वर्क होगा यानी काम होगा तो 100% कौन आएगी? एनर्जी आएगी। आएगा समझ में? इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया है। कैसे यहाँ तक पढ़ लिया है? तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने टाउ तक पढ़ा है, यानी फोर्स को टाउ के अंदर कंपेरिजन में रखा गया है ना। हमारे लिए रोटेशनल मोशन के अंदर कैसे चल रहा है? रोटेशनल मोशन में ऐसे चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने किसके थ्रू दिखाया हुआ है? थीटा के थ्रू। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। v इज इक्वल टू ओमेगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ ली थी। जब हमारा रोटेशनल मोशन आया तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू टाउ। यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या इंट्रोडक्शन के लिए मिला? तो हम लोग को मिला कि भैया मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इनर्शिया से, और फोर्स को हम लोग टाउ से। ठीक है, तो ये इनर्शिया और टाउ, ये दो चीज़ें हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ ली। अब हमारी जो गाड़ी है वो 100% किस पे जाएगी? वर्क डन पे ही जाएगी। फिर वर्क डन के बाद फिर किस पे जाएगी? एनर्जी पे, क्योंकि भाई ये जैसे इधर चल रहा है वैसे इधर चल रहा है। ठीक है, जैसा नो बिल्कुल। तो टाउ के बारे में तो समझ लिया, यानी फोर्स अच्छे से समझ लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब भी फोर्स लग रहा है यानी टाउ आ रहा है, वर्क डन होगा ही होगा, क्योंकि भाई टाउ का काम क्या है? घुमाना। और जब भी ये आ रहा है इसका मतलब घूम रही है बॉडी, घूम रही है तो काम कर रही है बॉडी, और अगर काम कर रही है तो काम क्या होगा ये भी निकालना जरूरी है कि नहीं है। फिर अगर काम पता चल गया तो एनर्जी कितनी लग रही है ये भी निकालना जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम काम करेंगे और इनको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मिटाने वाला कहाँ है? चलिए एक पेज फाड़ के हमको दे दीजिए, बस एक पेज फाड़ के। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज वर्क डन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी का वर्क डन। हमेशा सादा पेज फाड़िए, लिखा हुआ पेज नहीं। चलिए आगे देखा जाए तो वर्क डन क्या होगा एक रोटेटिंग बॉडी का, यानी एक बॉडी है अगर वो रोटेट कर रही है तो क्या वर्क डन होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रैंडमली एक बॉडी ले लेते हैं। अच्छे से समझिएगा, ये ऊपर वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, इसमें दिख रहा है? ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ। वर्क डन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ठीक। तो मैंने क्या किया हुआ है? मैंने ये लिया हुआ है कि एक रैंडमली कोई बॉडी ली है। रैंडमली बॉडी लेने का अर्थ आपको पता है कि वो किसी भी टाइप की हो सकती है। रेक्टेंगुलर हो सकता है, रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो कोई रैंडम एक बॉडी ले ली और इसके एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। ठीक, अब जब फिक्स कर लिया तो इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे कोई एक पार्टिकल लिया हुआ है जिसका मास मान लेता हूँ मैं कितना है? m1 है। इसका मास मैंने मान लिया m1 है। इस फिक्स एक्सिस के से इस m1 पार्टिकल की मैं डिस्टेंस देखूँ तो कितनी है? तो मान लिया r1 है। कितनी है? r1 है। फिलहाल में मैं r1 मान सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं m1 न मान के भी सिंगल एक पार्टिकल को लेके चलता हूँ तो ये m है और इसकी दूरी कितनी है? r है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है।
क्या लग रहा है, फोर्स, ऐसे। ओके, क्या हुआ, ओके। यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ये m मास का पार्टिकल है, ये r दूरी है, और ये F फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। जब इसके ऊपर F फोर्स लगेगा तो 100% आपको भी पता है कि ये F फोर्स के कारण ये जो m मास का पार्टिकल है इस एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। मैं एक्चुअल में क्या ले रहा हूँ, इस मास को बहुत छोटा मान रहा हूँ, या ऐसे सिंपल समझ रहा हूँ कि मास छोड़ो, मान लेता हूँ कि इस पार्टिकल का मास m है, उससे भी हमको लेना देना नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यह सिंपली आपको एक बात मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए अगर मैं फोर्स लगा भी रहा हूं तो एक सिंपल वर्क में देखूं। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, सपोज कर लो ये पॉइंट फिक्स है, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा, ऐसा नो करने लगेगा। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए देखूँ, देखो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया इसने और फिर ये यहाँ तक पहुँचा, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को देखूँ तो इतना ही सही होगा, है ना, मतलब इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ, जिसको मान ले रहा हूँ मैं ds, पूरे का छोटा सा पार्ट। अब इस पूरे से छोटे मतलब पूरे में से इस छोटे पार्ट को देखूँ और इस पूरे पार्ट को देखूँ, तो जो पूरा पार्ट है वो कैसा है आपका, सर्कुलर है। लेकिन अगर मैं बस बहुत छोटे वाले सेगमेंट की बात करूं तो ये छोटा वाला पोर्शन कैसा है, लीनियर है कि नहीं है, क्या सर्कुलर है, नहीं सर, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर नहीं बना रहा है। इतने दूर का अगर डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो ये क्या है, इतना छोटा सा जब मैं पोर्शन लूंगा, डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो क्या होगा, लीनियर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया ds। तो अगर मैं एंगल भी देखना चाहूँ तो इसने एंगल भी बहुत छोटा सा क्रिएट किया होगा, और वो एंगल क्या होगा, d थीटा, ठीक है। तो d थीटा यहाँ पे एंगल क्रिएट किया, और ये क्या है, पूरा का पूरा ds। मतलब अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा थीटा, हाँ या ना। इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करा सकता हूँ, बिल्कुल। यानी m मास के पार्टिकल पे जब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो m मास का पार्टिकल बहुत छोटा सा क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, और वो क्या है, ds। तो उस कंडीशन में इसकी इस फिक्स एक्सिस के अबाउट जो एंगल क्रिएटिंग स्थिति है वो क्या है, d थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात को समझी जाए तो एक बात यहाँ पे समझिएगा क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा तो फोर्स लगा और इस पार्टिकल के अंदर बहुत छोटा सा ही लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आया ना। और अगर किसी पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है फोर्स लगने के कारण, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इस पार्टिकल पे काम हुआ है, यानी इस पार्टिकल के ऊपर काम हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे काम निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा सर, F इंटू ds होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यस और नो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यानी W इज इक्वल टू F इंटू ds होना चाहिए, यहाँ पे यही होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, क्या ये वर्क पूरे पार्टिकल के लिए है, भाई डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पहले सिंपल बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, छोटा सा है, तो काम भी क्या हुआ है, बहुत छोटा सा हुआ है, ये बोल सकते हैं। भाई पूरे बॉडी के अंदर मतलब पूरा नहीं ना घुमा दिया है, मतलब पूरे बॉडी का मतलब पूरे बॉडी में नहीं ना घुमाया गया है, सिर्फ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी आपने काम किया लेकिन बहुत छोटा सा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dw लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल। अब w की इंफॉर्मेशन को समझूं तो w ये कहता है कि भैया बल चाहिए, और बल कैसा चाहिए, जो बल की सॉरी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में हो। क्या ये जो फोर्स लगा है वो बल क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है। तो सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स निकालनी पड़ेगी, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा। अब तोड़ने का प्रोसीजर समझिएगा, मैं यहाँ से निकाल के लेके आता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ये रहा, ऐसे ही था, थोड़ा सा बड़ा बना के, डी थीटा यहाँ पे क्या है, ds है, थोड़ा इसको अंदर कर लेता हूँ, ds ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है, और ये फोर्स ऐसे लग रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस ds के साथ इसने एंगल कैसा क्रिएट किया हुआ है, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे मैं अल्फा, बीटा, गामा या फाई ले लेता हूँ, सबसे सिंपल है फाई, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है सिंपल, मतलब मैंने बोल दिया तो आप फाई लो, अल्फा भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो, गामा भी ले सकते हो, रैंडमली आपका मन। अब ये फाई है, अब देखिएगा ये फोर्स है, ये फोर्स दो कंपोनेंट में जाएगा, एक तो इस वाले में और एक तो इस वाले में, जाएगा कि नहीं जाएगा,
यानी एफ फोर्स है, फाई एंगल बना रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया एफ कॉस फाई, और ये क्या हो गया आपका एफ साइन फाई। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला कि ये वाला? सर इसको ये करा रहा होगा, क्योंकि एफ साइन फाई इसके डायरेक्शन में नहीं है, पार्टिकल इधर ही की ओर मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में केवल एफ कॉस फाई है। तो इसका मतलब मैं इस एफ की जगह पे क्या लिखूंगा सर, वो लिखूंगा एफ कॉस फाई इंटू डी एस। क्लियर है? बिल्कुल, यानी एफ कॉस फाई इंटू डी एस मैं लिखूंगा, इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा डी डब्ल्यू, ये मिला है मुझे, एक्चुअल में ये नहीं था, हमको यहाँ पे ये देखना था, तो ये मिल गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। अब देखना आगे क्या होता है। अभी तो ये डी डब्ल्यू आया है, डी डब्ल्यू ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोगों को ये पता है कि भाई एस अगर जहाँ पे लिखा है तो एस इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है आर थीटा। अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिखाऊं तो एस इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। तो जहाँ पे एस लिखा है वहाँ पे आर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लेकिन मान लीजिए हमारे पास एस पूरा नहीं ना, पूरा डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई नहीं गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डी एस इज इक्वल टू मैं क्या दिखा सकता हूँ आर डी थीटा, क्योंकि रेडियस तो सभी जगह पे इक्वल होता है, रेडियस से लेना देना नहीं है। हमारा एक काम कहाँ पे, मतलब छोटा कहाँ पे हो सकता है सर, एंगल, यानी ये एंगल छोटा हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो, है ना? तो डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? इस चीज़ को इसमें पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस फाई इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा होगा, यहाँ पे देखिएगा थीटा होगा, ये थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा था, यानी एंगल कितना पार्टिकल ने क्रिएट किया था, तो डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए इसने डी थीटा पार्टिकल एंगल क्रिएट किया था, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ डी थीटा। क्लियर है? बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो एक बात बताइए, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फोर्स है जो क्या है, एक फिक्स एक्सिस से पार्टिकल के बीच में जो दूरी है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि वो क्या है, टाउ है, हाँ या ना? ये भी पढ़ा है। यहाँ पे जो एफ कॉस फाई है वो एफ कॉस फाई क्या है सर, ये रहा आर, तो इस आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? थोड़ा सा मेरे एंगल बनाने में दिक्कत है, बाकी तो ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है, यस और नो? मैंने सीधा नहीं बनाया, बशर्ते ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? इस एक्सिस के, इस एक्सिस के। ये एक्सिस है क्या? तो सर ये एक्सिस बता रही है उस फिक्स एक्सिस, यानी जिस एक्सिस के अबाउट ये एम मास का पार्टिकल घूम रहा है, उससे मतलब उस पार्टिकल से उस एक्सिस के बीच की दूरी है। और अगर हमें दूरी पता है और फिर उस दूरी के परपेंडिकुलर हमको फोर्स पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस पार्टिकल पे कितना टॉर्क लग रहा होगा जिसके कारण ये घूम रहा है। बस समझ में? भाई बॉडी भले ये भी लीनियर नजर आ रही है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा टॉर्क का? क्योंकि फिर बाद में यही लीनियर तो सर्कुलर बनने वाला है, और सर्कुलर बनने का मतलब क्या है? सर्कुलर बनने का मतलब क्या है? रोटेट करेगा, और रोटेट करने के लिए क्या चाहिए हमको? टॉर्क। तो यहाँ पे 100% क्या होगा कि टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? भले टॉर्क कैसा आए, छोटा आए, लेकिन आएगा ना, बिल्कुल। तो होगा क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा इंटू आर को हम क्या लिख सकते हैं सर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ। अब ये कितने लोगों का है सर? ये तो मात्र छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई? ये छोटे से काम के लिए है ना, इतना ध्यान से देखते जाओ। अभी आपके पास आ चुका है आंसर, लेकिन ये क्या आपने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरे बॉडी के ऊपर लूँ, ये तो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए है, मैं ऑल ओवर पूरे बॉडी के लिए लूँ, तब क्या होगा? तब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को मतलब ऐसे छोटे छोटे डीएस को मैं ऐसे जोड़ते जाऊंगा और मुझे काम पता चल जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। और ये मुझे क्या मिल गया भाई? ये मुझे मिल गया यहाँ से होल वर्क। ठीक है, यहाँ पे डी डब्ल्यू को मैं हटा दूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? डब्ल्यू हो जाएगा। बाकी ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है? यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको देगा वैसे ही उस हिसाब से हम चलते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए हमको क्या मिल गया? वर्क मिल गया। वर्क इज इक्वल टू क्या मिला है? वर्क इज इक्वल टू मिला है टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर ये बताइए कि आपने अभी जस्ट बोला कि यहाँ पे टॉर्क छोटा लगेगा, ठीक है, क्या पॉसिबल है ये? देखिए ये जो मैंने बोला है टॉर्क
छोटा लगेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई टॉर्क लगेगा तो जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा। समझ में आई बात? बस मैं वहाँ पे ये देख रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज कर लो एक टॉर्क लगा, मतलब मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स जब मैं लगाऊंगा तो कम या ज़्यादा का मतलब क्या है, जो लगाऊंगा तो इस पूरे बोर्ड पे एक बराबर ही लगाऊंगा। मतलब मैंने अगर 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, ऐसे किया, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, सभी पार्टिकल के पास 20 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है ना, हाँ या ना? क्या किसी के पास कम किया, किसी के पास ज़्यादा किया? नहीं, इस पूरे बोर्ड पे, इस सिस्टम पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब 20 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, सपोज कर लो ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने बोर्ड को ऐसे दबाया तो सपोज कर लो दीवार नहीं है पीछे और ये 20 मीटर पीछे चला गया, ठीक है? तो अब मैं ये पूछूं कि ये बताओ कि जब ये जो सिस्टम है यानी ये जो बोर्ड है, अगर इसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, तब कितना फोर्स इसके ऊपर लगा था? तो भी 20 न्यूटन ही लगा था। अगले 1 मीटर में कितना फोर्स लगा हुआ था? अगले 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगा था? 20 न्यूटन ही लगा था। ऐसे तो देखा जाए तो हर एक मीटर पे कितना फोर्स लगा हुआ है? 20 न्यूटन का ही। क्या मैंने फोर्स चेंज किया है? नहीं, वही 1 मीटर को क्या करते थे, यानी 20 न्यूटन का फोर्स ये लगा हुआ है और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते 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 20 मीटर का कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? तो भाई हम फोर्स को नहीं चेंज कर सकते, वैसे ये टॉर्क को हम चेंज नहीं कर सकते, हम तो बस छोटे रेफरेंस में देख रहे हैं इसीलिए, यानी टॉर्क लगेगा जितना लगना चाहिए, आप वहाँ पे बस छोटा देख रहे हो इसलिए छोटा काम है, अगर बड़ा देख रहे हो यानी बड़ा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो बड़ा काम हो जाएगा, बाकी टॉर्क रिमेन सेम। क्लियर है? तो वर्क डन आपको समझ में आ गया एक रोटेटिंग बॉडी का, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। चलिए, अब ये तो समझ लिया कि वर्क डन एक रोटेटिंग बॉडी का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और क्या निकल के आया है। लेकिन एक जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि ठीक है आपने वर्क डन निकाल के दे दिया कि टाउ इनटू डी थीटा दे दिया हमको, बिल्कुल, लेकिन एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये वर्क डन निकाला हुआ है वो एक सिंगल पार्टिकल का निकाला हुआ है, पूरे सिस्टम का तो है नहीं ये, है ना? तो पूरे सिस्टम का अगर मैं पता करूं, क्या पूरे सिस्टम का अगर मैं वर्क डन पता करूं इस टॉर्क के रेफरेंस में तो क्या होगा? तो भाई जो एक पार्टिकल का होगा वही तो पूरे सिस्टम का होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन है। अभी आगे आप जब देखोगे सेकेंड कॉन्सेप्ट में जाओगे तो वहाँ पर हम एक एक पार्टिकल पे निकाल रहे होंगे। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि हम सिंगल पार्टिकल जिसका मास अलग अलग है उसका अलग अलग निकाल रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे वर्क डन होता क्या है सर? फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है? अब जब तुम फोर्स लगाओगे तो ये बताओ इस m1 पार्टिकल के ऊपर कोई और फोर्स लगेगा, m2 के ऊपर कोई और फोर्स लगेगा, सबके ऊपर सेम फोर्स लगेगा ना, यस और नो? और यहाँ पे इस उससे भी इंपॉर्टेंट बात है डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम होगा, यानी सभी पार्टिकल एंगल तो सेम ही बनाएंगे। अगर एक 20 डिग्री घूम रहा है तो दूसरा वाला, मतलब मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया, मैं किसी को नचा रहा हूँ, जैसे समझ लो सिंपल, ये चार्जर है, इस चार्जर के अंदर देखोगे तो ये भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब मैं इसके ऊपर टॉर्क लगाया हूँ ना, टॉर्क के कारण ही तो ये घूम रहा है। अब घूम रहा है तो देखो ये कैसा मोशन कर रहा है, सिंपल मैं बात करूं तो मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि कैसा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, मैंने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया हुआ, बड़े अच्छे से समझना, तो इसका हर पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है? कौन सा पार्टिकल सर, ये भी तो बताइए, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना हो रहा है? इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना हो रहा है? इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना हो रहा है? इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना हो रहा है? सबका सेम है। और अगर सबका सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब सबके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी क्या हो रही है? सेम ही जा रही है। यानी एक सिस्टम के ऊपर जब आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो उसके द्वारा चाहे एक पॉइंट पे लो, एक पॉइंट मास को लो, चाहे पूरे सिस्टम को डिफाइन करो, वो सबके लिए सेम रहेगा। क्योंकि भैया यहाँ पे पार्टिकल अलग अलग थोड़ी ना है, ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, इसके ऊपर कम लग जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा लग जाएगा, इसके ऊपर कम लग जाएगा, या ये कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, या ये कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, या ये कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, है ना?
मैंने आपको एज्यूम करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत है बताइए? ये जो एज्यूम करवा रहा हूँ इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है? भाई इस सभी पार्टिकल भले ही अलग अलग मासेस से बने हो, भले ही अलग अलग मास के पार्टिकल से मिलके बने हो, लेकिन सबका टॉर्क सेम होगा और सबका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। इस बात को आपको अपने माइंड में रखना ही पड़ेगा। अगर मजबूरी लग रही है तो आप फील करते रहिए, डाउट है तो बताइए। भाई मजबूरी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती मान लीजिए, आप खुद फील करिए उस चीज़ को, ठीक है? अब काम हो गया तो 100% क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो एनर्जी भी यहीं पे देख लेते हैं। और एनर्जी कौन सी आएगी भैया? काइनेटिक एनर्जी ही नज़र आ रही है हमको, है ना? तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ही आएगी, क्योंकि रोटेट करवाना है ना बॉडी को। रोटेट मतलब मोशन करवाना है, मोशन करवाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानता होगा भाई, यही मोशन का कारण बनती है। अभी तो आप पहले पढ़ा रहे थे तो बोलते रहे थे कि मोशन इज द कॉज ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जो है वही क्या है? कॉज है मोशन का। अभी कह रहे हैं कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी के कारण मोशन हो रहा है। तो दोनों बातें एक ही हैं भाई, क्योंकि एनर्जी आएगी कब? जब फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स आएगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा पार्टिकल, बिना फोर्स के तो डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है दैट मीन्स मोशन कर रहा है, तो वहाँ के रेफरेंस में बात अलग हो गई, यहाँ के रेफरेंस में बात अलग हो गई। जैसे फोर्स आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो काम हुआ, और काम हुआ तभी तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा, आया ना? यानी बिना फोर्स के तो घूम ही नहीं सकता। अब जो फोर्स लगा रहा है उसके अंदर एनर्जी होगी तभी तो फोर्स लगाएगा। तो कोरिलेटिव चीज़ें हैं ये, एनर्जी है तो फोर्स आएगा, नहीं एनर्जी है तो फोर्स नहीं आएगा। अब भाई पावर है ही नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? खाना खाने से हमको पता है एनर्जी आएगी, लेकिन मान लीजिए हमारे पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि हम खाना खा सकें, ठीक है? तो फिर एनर्जी आएगी? नहीं आएगी, सीधा अर्थ है। तो एनर्जी के कारण फोर्स होता है, ठीक? एनर्जी के कारण फोर्स होता है, और फोर्स के कारण ही क्या होती है? एनर्जी होती है। तो ऐसे देखोगे तो दोनों आपस में क्या है? कोरिलेटिव, क्योंकि एनर्जी होगी तो मोशन होगा, और फोर्स होगा तो मोशन होगा। तो दोनों बातें सिमिलर ही हैं, फील करने वाली चीज़ें हैं। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। तो एक रोटेटिंग बॉडी लेते हैं हम लोग, फिर से रैंडमली कोई बॉडी बना लिया। इस बॉडी के अंदर भी एक फिक्स एक्सिस ले लिया, और फिर क्या करने वाला हूँ मैं? फिर सिंपल वही करने वाला हूँ जो मैं करते आया हूँ। जैसे इस फिक्स एक्सिस के अबाउट मैंने एक m1 मास का पार्टिकल ले लिया, m1 मास का पार्टिकल, ओके, जिसकी फिक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? r1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं सबकी अलग अलग कहानियाँ देखूंगा। अभी देखना, बाद में मैं डिफरेंस बताऊंगा। फिर मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे एक m2 मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, या पार्टिकल ले लिया, नॉट ऑब्जेक्ट, पार्टिकल ले लिया। यहाँ पे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट देखूँ, सॉरी डिस्टेंस देखूँ फिक्स एक्सिस से, तो कितनी है? r2 है, ठीक है? मैं और भी ले सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे कोई पार्टिकल जिसका मास क्या है? m3 है, और ये कितनी दूरी पर है फिक्स एक्सिस से? r3 दूरी पर है, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या अप्लाइड है भाई? फोर्स है, फोर्स अप्लाइड होगा, घूम रही है बॉडी, यानी m1 मास का पार्टिकल भी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस m2 मास का भी पार्टिकल इस फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, m3 मास का पार्टिकल भी इस फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये बताइए कि m1, m2 और m3, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया m1, m2 और m3 की मैं लीनियर वेलोसिटी पता करूँ तो कितनी होगी? लीनियर वेलोसिटी अगर मैं पता करूँ तो कितनी होगी? बता सकते हैं आप लोग? इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। क्या सभी पार्टिकल की यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी सेम होगी कि सबकी अलग अलग होगी? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है। ध्यान से समझेंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ पे मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उस बॉडी के सभी पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। बट अगर बात कर दिया
एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, इस बात को आपको पहले भी बताया गया था और अभी भी मैं समझा रहा हूँ कि एक बॉडी है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी के सभी पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। उसका कारण क्या है, हर पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, याद है आपको? मटका, है ना। मटके के अंदर देखोगे तो फिक्स एक्सिस से जितना दूर हो रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। ऐसे समझो कि अगर देखा जाए तो नीचे वाले पार्टिकल और ऊपर वाले पार्टिकल, मैं बना के एज्यूम ज़्यादा बेटर करवा पाऊंगा आपको। जैसे ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे मटकी है और ये क्या है, रोटेटिंग एक्सिस है। इस रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट ये सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन टी, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन, मतलब थीटा अपॉन टी। सिंपल ये बोल सकता हूँ, थीटा अपॉन टी, और यहाँ पे s अपॉन टी। अच्छा, अगर मैं एक एक पार्टिकल को पकड़ूँ तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी, सब के सब पार्टिकल ही हैं साइड साइड में, है ना। और ये रोटेटिंग एक्सिस है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस पार्टिकल का मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे है, फिर ये कुछ देर बाद यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ऐसे घूमेगा, जब ये स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना एंगल क्रिएट करेगा, थीटा एंगल क्रिएट करेगा। सिंपल समझना, मैं मान लेता हूँ डी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल कितना किया होगा इस रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट। जब ये यहाँ पे था तो फिर ये भी घूमेगा, घूमने के बाद ये भी यहाँ पे पहुँच गया, तो ये भी कितना करेगा, डी थीटा ही करेगा। ऐसे तो सभी पार्टिकल कितने करने वाले हैं, डी थीटा, बिकॉज एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। एक पार्टिकल जितना एंगल क्रिएट करेगा, नहीं समझ पाए तो अभी मैं और समझा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि एज्यूम नहीं हो पा रहा, क्योंकि 3D नहीं है मेरा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ये एक बॉटल है, सिंपल समझ लेता हूँ। इस बॉटल को अगर मैं घुमाऊँगा, ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे करके, ये बॉटल को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाया तो क्या होगा, इसके सभी पार्टिकल कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं एक बार में भाई। अगर मैं एक पूरा चक्कर लगाऊंगा, एक देखिएगा ये लिखा हुआ पोर्शन है, अभी अब मैं लिखे हुए पोर्शन को यहाँ से घुमाने के बाद फिर यहाँ पे घुमा के फिर से एक राउंड कंप्लीट कर दिया, तो इस इधर के पार्टिकल ने कितना क्या बोलते हैं, एंगल क्रिएट किया, 360। यहाँ वाले पार्टिकल ने कितना किया, 360। नीचे वाले पार्टिकल ने कितना किया, 360। भाई एक चक्कर होगा तो बॉडी हमेशा कितना क्रिएट करेगी, एंगल 360। इसका मतलब बॉडी के एंगल की बात करोगे, यानी कोई बॉडी घूम रही है तो जो एंगल क्रिएशन की कहानी है उसमें एंगल ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। यानी एंगल हर जगह पे क्या होगा, सेम। हर पार्टिकल का एंगल क्या होगा, सेम। इसीलिए चूंकि ओमेगा डिपेंड करता है एंगल पे, और एंगल हर पार्टिकल का, कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसके पार्टिकल का एंगल ऑलवेज क्या होता है, सेम। तो इसी कारण ओमेगा जो होगा सेम होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे लीनियर वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज कैसे होगी। उसका सीधा अर्थ है कि लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक पार्टिकल है, फिलहाल में सपोज कर लीजिए ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ से ऐसे इधर आगे की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब सिंपल ये फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इधर आया, फिर इधर आया। हम लीनियर वेलोसिटी देख रहे हैं, हम सर्कुलर वाले पे नहीं ना चलेंगे। नहीं समझे तो हमको और समझा देते हैं। मेरे पास इसके अलावा क्या है, ऐसे चलिए कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए एक छोटा गोला है, इस छोटे गोले के अंदर यहाँ से समझ सकते हैं, आई होप, ये छोटा गोला है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, फिर ये पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पे चला जाएगा। इस फिक्स एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा गोला नहीं है, है ना। अब देखिएगा इस फिक्स एक्सिस के अबाउट पहले यहाँ पे था, अब कहाँ जा चुका है, यहाँ पे जा चुका है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये तो इसने एंगल क्रिएट किया हुआ है, थीटा मान लेता हूँ, तो ये तो इसका एंगुलर वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। लेकिन हमको लीनियर वेलोसिटी बतानी है, लीनियर वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो मैं स्मॉलेस्ट निकालूंगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, मैं बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधा एक लाइन ड्रॉ करूंगा। सीधा लाइन बता रहा है क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, यस और नो।
अब मैं थोड़ा सा और बड़ा लेता हूं, ये इसी के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, ठीक है। बड़ा ले लिया पार्टिकल को। अब क्या होगा, ये फिक्स एक्सिस पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है। समझना ध्यान से, समझना है तो बड़े अच्छे से ध्यान देंगे। ये पार्टिकल, अभी भी मैंने कितना एंगल रखा हुआ है, थीटा, यानी वही पार्टिकल, लेकिन अभी क्या है, बड़ा सर्कल है। तो अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट उतना ही एंगल क्रिएट करते हुए यहाँ पे आया है, तो एंगल तो सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट जब देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, बड़ी हो गई कि नहीं हो गई भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखूं मैं तो यहाँ पे जो s है, क्या इस s के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि नहीं है। इस चीज़ को आप देखिएगा भी, कैसे देख सकते हैं आप, जब आप एक बड़ा सर्कल बनाइएगा और जब आप एक छोटा सर्कल बनाइएगा, तो बड़े सर्कल के दौरान आप क्या करिएगा, बड़ा सर्कल बनाइएगा तो क्या करिएगा, 30 डिग्री का एंगल लीजिएगा। आप अपने अनुसार देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगा। एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस मान, छोटा सर्कल 5 सेंटीमीटर का और एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर का, दो सर्कल बना लिया। अब क्या करिएगा कि आप चाप की मदद से क्या करेंगे, सिंपल एंगल क्रिएट करेंगे उस पे 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पे एंगल देखेंगे, मतलब पहले कहाँ पे था एक पॉइंट और उस पॉइंट से 30 डिग्री पे एक दूसरा पॉइंट मारेंगे, ठीक है ना। उन दोनों पॉइंट के बीच में आप स्केल से मेजर करिएगा, ओके, देखिएगा कितनी डिस्टेंस आ रही है। फिर आप उसके बाद बड़ा वाला सर्कल लीजिएगा जो 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, उसके बाद उसमें भी सेम काम करिएगा, 30 डिग्री का एंगल, और फिर वहाँ भी दोनों पॉइंट के बीच में स्केल के थ्रू नापिए। आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये नज़र आएगा कि बड़े वाले सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बड़ा है, आई समझ में। और डिस्प्लेसमेंट बड़ा तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने का मतलब यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि भाई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये आप जो एग्जांपल बता रहे हैं इसमें हम क्या समझें। बड़ा सिंपल है भाई समझने का। इस मटकी में ध्यान से देखो यार, तो ये जो है बहुत छोटा सा रिवॉल्यूशन कर पाएगी, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये छोटा सर्कल बनाएगी, ये थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएगा, ये और बड़ा सर्कल बनाएगा, ये और बड़ा सर्कल बनाएगा, ये और बड़ा सर्कल बनाएगा, हाँ या ना। यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ से फील हो रहा होगा। कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, इस रोटेटिंग बॉडी के नज़दीक वाले जो पार्टिकल होंगे छोटा चक्कर लगा रहे होंगे, जितने दूर वाले हैं वो बड़ा चक्कर लगा रहे हैं, हाँ या ना, यस और नो। जितना दूर होते जाएंगे पार्टिकल की जो दौड़ने की क्षमता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, यानी उनको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा होगा, यस और नो। सीधा मतलब समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी सभी पार्टिकल की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अगर ये अलग अलग होती है तो मैं यहाँ पे m1 मास माना हुआ हूँ, मैं इसको पहले मिटा के अब समझाऊँ आगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये M1 R1, M2 R2, ये M3 R3। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 होगी, इसकी V1 होगी, इसकी क्या होगी, V3। सिंपल। क्या सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, हाँ। क्या सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, नहीं। लीनियर वेलोसिटी है ये V, और मैंने अलग अलग दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, अरे हाँ ना बोलिए, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अगर यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विथ रेफरेंस टू लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के रेफरेंस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ मैं भाई। मैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की निकालूँ M1 की, तो कितनी होगी सर, वो होगी मेरी M1 V1 का स्क्वायर। भाई इतना तो आता होगा, अब इतना बेसिक तो नहीं हम जा सकते, अरे जा सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है जीवन में। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2। अभी सर 1/2 लिखा ही नहीं था, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1/2 M1 V1 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल का देखूँ तो क्या होगा भाई, 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं थर्ड पार्टिकल का देखूँ काइनेटिक एनर्जी, तो सर वो हो जाएगा 1/2 M3 V3 का
स्क्वायर। लेकिन सर ये जो आप लिखे हुए हैं वो किसका है? वो लीनियर के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। हमको यहाँ पे बॉडी को रोटेट कराना है, सीधा नहीं चलाना है। तो इसका मतलब ये जो कहानी है वो फ्लॉप है। ये अप्लाइड किसके लिए है? जब पार्टिकल सीधा मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब हमको इसको एंगुलर में कैसे चेंज करें? तो भाई मास तो भाई रोटेट कर रहा है बॉडी या सीधा चल रहा है, मास तो चेंज नहीं कर सकते आप, वेलोसिटी में चेंज ला दो। अब वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब आप सबको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। अगर मैं v1 क्या निकालूं, यानी यहाँ पे v1 की वैल्यू निकालूं इन द रेफरेंस इन द रिस्पेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होगा सर? वो हो जाएगा r1 और ओमेगा 1, है ना। फिर v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2। अगर आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिखना था तो ये लाइन क्यों लिखे, है ना। इसका मतलब ये गलत है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। भाई पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं सबको चेंज करके लिख सकता हूँ, यस और नो। अगर मैं सबको चेंज कर दूँ यहाँ पे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 जो होगी वो किसके बराबर होगी सर? 1/2 m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर। सर पूरे का स्क्वायर होगा, r1 का स्क्वायर भी और ओमेगा का भी स्क्वायर भी, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब काइनेटिक एनर्जी 1 मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 निकालूँ तो 1/2 m1 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे m2 था, यहाँ पे m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब मिल गया सर। तो ये तो मैंने कितने पार्टिकल का निकाला? 3 पार्टिकल का। ऐसे तो पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सबको ऐड करना चाहिए। ऐड कर दो तो भी तो पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, है ना। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी होल बॉडी का निकालूं, ठीक है ना, पूरे बॉडी का, तो मुझे क्या करना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, ऐसे करके सभी पार्टिकल को ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना। ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं पूरे होल सिस्टम का निकालने के लिए। तो 1 का कितना है? तो है 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर भी है, ओमेगा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1/2 m2 नीचे देखिए आ रहा है r2 ओमेगा का स्क्वायर, प्लस 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर नीचे आ रहा है। कहाँ तक सर? जितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल है, n पार्टिकल को भी आप ऐड कर दो। क्लियर है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं सर? 1/2 इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, मतलब पूरे में 1/2 कॉमन नज़र आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर भी क्या नज़र आ रहा है? कॉमन। मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड बड़ा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए यहाँ से उठा के मैं इस पूरे को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी देखूँ तो क्या नज़र आएगा कि सर यहाँ पे 1/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा मेरे पास सर? वो बचा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा n तक। और हमने अपने जीवन काल में क्या पढ़ा है कि सर m1 r1 का स्क्वायर का मतलब क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, है ना। यानी अगर किसी पार्टिकल मास का उसके फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या मिल रहा है? डिस्टेंस मिल रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है और फिक्स एक्सिस का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब फिक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस दी गई है उसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है? वो इनर्शिया। इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर। यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर m1 r1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर मतलब I2 प्लस m3 r3 का स्क्वायर I3, और ऐसे चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा, है ना। और आपने ये भी देखा है कि अगर मैं सभी I1 I2 I3 सबको जोड़ते जाऊँ, मैं यहाँ पे पूरे पार्टिकल को जोड़ रहा हूँ ना, पूरे पार्टिकल को जोड़ने का अर्थ क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है पूरे पार्टिकल का मतलब पूरे बॉडी का मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ते जोड़ते ही हम लोगों ने पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। यही कहानी थी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? I। और यहाँ से क्या नजर आ गया हमको सर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। क्या यह कुछ चौंकाने वाला तथ्य है? बिल्कुल नहीं, हमको पता था यही आने वाला है, क्योंकि अगर लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन होता तो वहाँ पे होता है 1/2 mv स्क्वायर,
और हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है ना कि m की जगह कौन लेता है रोटेशनल मोशन में, I, और v की जगह पे कौन आता है, ओमेगा। बस वही तो हुआ है, ठीक है। तो हमको मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एक तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कैसे हम एक रोटेटिंग बॉडी का निकालते हैं। क्लियर है? यस और नो? ठीक। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एक तो ये सीख लिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एक रोटेटिंग बॉडी की, और दूसरा सीख लिया कि वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। दो बातें हम लोगों ने आज समझ ली हैं, ये है एनर्जी और एक है वर्क, ठीक है। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वर्क पता चल गया, एनर्जी पता चल गया, तो इनके बीच में रिलेशन निकाल देना है ना। और ये ध्यान से समझेंगे कि जो मैं यहाँ तक पढ़ाया हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता होनी चाहिए, वही जो हम लोगों ने लीनियर में बात की थी। ओके तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने लीनियर के अंदर अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उससे पहले, यानी ये जब ये वीडियो देख लें इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कराया गया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप जब नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को समझ के आएंगे, क्योंकि मैं पुनः उस चीज़ को यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ। रीज़न क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है, फिर सेम कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब जहाँ जहाँ लग रहा था हमको कि कराना चाहिए मैंने आपको डिराइव करके दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब हर जगह आप डिराइव करो। कुछ चीज़ें मतलब चूंकि यहाँ पे रिपीटेड चल रहे हैं ना सब, लीनियर मोशन को ही हम रिपीट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के अंदर, तो जहाँ हमारा कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो रहा है वहाँ पे मैं बताऊँगा, लेकिन जहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है वहाँ पे आप देख लो उसको और उसी से आगे बढ़ा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे एक फ़ायदा और रहेगा कि आपको कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। नया मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि फिर उस चीज़ को लेके इसके मतलब कंपैरिजन में कोई कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ भी है और यहाँ भी है और सेम है, ठीक है। तो जो चीज़ें डिफरेंट होंगी बदलेंगी वही चीज़ें मैं कल बात करूँगा, जो चीज़ें नहीं बदली यानी जैसा कि कॉन्सेप्ट है उसका तो वो बदलेगा नहीं, और वही कॉन्सेप्ट हम लोग कल फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।